हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विरद आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम यूपीपीएससी मेंस 2022 को टारगेट कर रहे हैं। और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री की क्लासेस में आपके सामने लगातार लेकर के आ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इससे बड़ी सहायता मिल रही होगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम प्रतिदिन ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस दिन का क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर उत्तर लेखन, और अंत में हम ये समझते हैं कि इससे संबंधित दूसरे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं। इस पैटर्न को आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? हम डिस्कशन करेंगे सेशन का 18वां भाग, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के ऊपर डिस्कशन रहेगा और इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा बनी रहेगी। आप आज के प्रश्न और जो प्रश्न दिए जाएंगे सेशन के अंत में, उसे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में इस जगह पर हमें भेज सकते हैं टेलीग्राम पर, और यहां पर भेज सकते हैं आप हमें ईमेल एड्रेस पर। इसके अलावा कुछ लोगों का ईमेल यहां पर अगर नहीं आता है या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत बताता है तो आप हमें यहां पर भी भेज सकते हैं viradubey viruddubey@gmail.com पे। ठीक है, तो इन जगहों पर भी आप हमें मेल करके भेज सकते हो इस प्रश्न का उत्तर। बाकी हमारे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न को समझेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है महमूद गजनवी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। हम ये जानने का प्रयास करेंगे महमूद गजनवी के व्यक्तित्व को और चरित्र को कैसे दर्शाया जा सकता है। इस पर क्वेश्चन किया गया है, फॉर्म एन एस्टिमेट ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद मैंने आपको समझाया है पहले भी कि सबसे पहले हमें प्रश्न का मूल प्रसंग और उसके बाद उसकी प्रकृति अर्थात थीम और नेचर उस क्वेश्चन का समझना पड़ेगा। तो जब हम थीम समझते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसमें महमूद गजनवी और उसके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि आप उसका वर्णन कीजिए, सिंपली जो आपको उसके बारे में मालूम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन क्या था? महमूद गजनवी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। तो इस आधार पर हमने कुछ रूपरेखाएं आपके लिए तैयार करी हैं और आशा करते हैं कि आप इस रूपरेखा को जरूर फॉलो करेंगे। इसमें एक तो आप थोड़ा सा महमूद गजनवी के बारे में बता सकते हैं कि ये कौन था, कैसा था। उसके बाद क्योंकि चरित्र को बताना है तो चरित्र शारीरिक और व्यक्तित्व के आधार पर दोनों तरीके से हो सकता है। कैसा दिखने में था, उसके कभी क्या होता है कि आपके प्रति प्रेम या भय जो है आपके जो शारीरिक संरचना है उसके कारण भी उत्पन्न होता है। तो क्या ये देखने में डरावना भयावना था? ऐसे कई जगहों पर इसका वर्णन मिलता है, इसलिए आप इसका भी वर्णन कर सकते हो। तो शारीरिक कदकाठी कैसी थी, चरित्र में धार्मिक चरित्र कैसा था, व्यक्तित्व उसका कैसा था, शासक के रूप में उसके द्वारा जो क्षेत्र कवर किए गए वो कौन कौन से थे, न्यायशीलता उसके अंदर थी या नहीं थी, इसके कुछ गुण और दोष बता सकते हैं। विद्वानों का संरक्षक उसको माना जाता है, उसके दरबार में कुछ लोग विद्वान के रूप में थे तो ये माना जा सकता है। और वो एक कला का प्रेमी था, इसके क्या कुछ उदाहरण हैं या नहीं है, इस पर आप चर्चा कर सकते हो। तो ऐसे करके उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम महमूद गजनवी को देखते हैं तो महमूद गजनवी का चरित्र जो है काफी जटिल है। जटिल का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि इतिहास में हमको पढ़ने के लिए जो इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। उसमें दो मत हैं अलग अलग, यानी इतिहासकारों का अलग अलग इस पर मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुत ही दुष्चरित्र था या दुष्चरित्रवान था, जैसे कि कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही कठोर है, ठीक है, धर्मोन्मत्त है, अर्थात अपने धर्म के पीछे एकदम पागल है, दीवाना है। इस्लाम के अलावा उसे कोई धर्म समझ में ही नहीं आता, ना ही वो देखना चाहता है। तो एक तो ये मानने वाले लोग हैं। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो एक शासक के रूप में, एक राजा के रूप में एक आदर्श शासक है। हर एक शासक को अपने राज्य के विस्तार का हक होता था उस समय, तो ये भी करता था। तो उसके लिए मारपीट, युद्ध और ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, तो वो भी करता था वो, और इसी के थ्रू वो अपने इस्लाम का प्रचार भी करता था। तो कुछ लोग उसके पक्ष में जाते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में जाते हैं। तो इसका इतिहास जो है वो काफी गठित है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, इसका इतिहास जटिल है, इसीलिए इसको बोला गया है। तो अब हम उसको अगर हम थोड़ा सा देखने का, मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, इसमें मूल्यांकन करने की भी बात करी जा सकती है। उसके चरित्र का मूल्यांकन करिए, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करिए, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इवैल्यूएट जब हम कर रहे होंगे तो उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले शक्ल की अगर हम बात करते हैं तो ये मझले कद का है, गठीले कद काठी का व्यक्तित्व का ये व्यक्ति है।
अगर देखा जाए तो जब कोई क्रूर, जिसका इतिहास जब हम किसी का लिख देते हो बहुत खूंखार था, बहुत क्रूर था, तो हमारे मन में अपने आप एक फेम, मतलब या यूं कह सकते हैं कि एक विचार बनने लगता है उसके शरीर की काया का, कि बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत ही निर्दयी शक्ल से देखने में ही लगता होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, ऐसा कुछ हमको समझ में आना शुरू हो जाता है। पर इसकी तुलना में यदि अगर हम देखें तो हमको ये पता चलेगा कि इनका मतलब शक्ल कैसा रहा है। तो उसमें यही बोला जाता है कि ये बहुत हट्टा कट्टा नहीं है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पर हाँ गठीला शरीर है, हट्टा कट्टा है। ये पॉइंट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहासकारों ने ये बोला है कि इसके शरीर पे कुछ चेचक के दाग थे। इसका पर्सनली ये कथन था कि एक राजा का जो शक्ल है वो प्रजा के प्रति जो है, प्रजा को लुभाने वाली शक्ल होनी चाहिए। मतलब शक्ल का भी फर्क पड़ता है, ऐसा मानता है ये। लेकिन इस बात का दुख प्रकट करता है कि मैं तो ऐसा हूं नहीं, तो जनता मुझे घृणा के नजर से भी देखती है। तो इस बात का उसको मलाल भी है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है। बहादुर और साहसी होने की अगर हम बात करते हैं तो ये है। अल्पायु से अगर देखा जाए तो पूर्व को विजित करने के इसके कई सारे कारनामे हमको देखने को मिलते हैं, और 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया है। भारत पर आपको मालूम है कि इसके 17 आक्रमण हुए हैं, और एक भी आक्रमण ऐसा नहीं हुआ जो ये जीता ना हो, किसी में भी इसको हार मिली हो उन 17 में से। तो ये एक बड़ी, कह सकते हैं इसके दृष्टिकोण से काफी बड़ी अचीवमेंट है इसकी ये। तो उस हिसाब से देखें तो बहादुर और साहसी है। कठिनाइयों में महमूद बड़ी वीरता और साहस से 30 वर्ष तक अपना युद्ध करके कार्य चलाता रहा। स्वाभाविक सी बात है कि इसको युद्ध तो बहुत ही करने पड़े। इस पर कुछ पॉइंट्स और आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा निर्दयी अथवा कठोर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके स्वभाव में निर्दयी अथवा कठोर होने की भावना हमको दृष्टिगोचर होती है, अर्थात दिखती है। तो भारत में बर्बर कार्यों का अपराधी तो ये है। निर्दयता से अगर देखा जाए तो इसने अपने दुश्मन जो लोग हैं उनकी हत्या करी है और लूटपाट करी है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो इतना निर्दयी वो नहीं है जितना इतिहास ने उसको दर्शाया है। कई जगहों पर ऐसे पॉइंट मिलते हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैच्योर होकर समझेंगे तो समझ में आएगा। मसलन क्या है कि ये व्यक्ति कहां से बिलोंग कर रहा है, आप तो पहले ये समझो। गजनी कबीले से बिलोंग कर रहा है। अब इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, आप गजनी कबीले तक तो पूरा इतिहास लिखोगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसके चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। ये तो पूछा जा रहा है कि कैसा कहां से बिलोंग करता है। तो जब गजनी कबीले से बिलोंग करता है, आप वर्तमान समय में अफगानिस्तान का भाग आप मान लीजिए, वहां से जब ये पूरब में आ रहा है, यानी कि भारत की तरफ जब ये आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट जो प्रांत हैं, उत्तरी पश्चिमी जो भारत के हिस्से हैं, वो बहुत ही धनवान है। धनवान, बहुत ही धनवान हिस्सा है ये, रिच है, ये प्रॉस्पेरियस है इन कंपेयर टू गजनी कबीला। और एक शासक के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम केवल अपने इंडिया के अंदर की भी बात करते हैं तो आपको मालूम ही है कि एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करते थे, एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा है। तो जब ये आक्रमण कर रहा है तो कोई प्रेम पूर्वक तो नहीं आक्रमण हो रहा है ना, यहाँ पर भी युद्ध हो रहे हैं, यहाँ पर भी मारकाट हो रही है, यहाँ पर भी इतिहास रक्त रंजित हो रहा है, और इसके द्वारा भी इतिहास रक्त रंजित किया गया। तो जो पहलू है वो ये है कि हो सकता है कि कुछ राजा नैतिक पूर्ण तरीके से आपस में युद्ध करते हो, वो नैतिकता का अभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। और जब उस नैतिकता का अभाव मिलता है तो ये भारत की दृष्टिकोण से बर्बर हो जाता है स्वभावतः। तो इस प्रकार की चीजों को आप लिख सकते हैं। मसलन इसके अंदर लालच बहुत ज्यादा है, और जब लालच आती है तो बर्बरता आपको अत्यंत रूप से दिखाई देने लगती है। धार्मिकता को अगर हम देखेंगे तो महमूद जो है वो कट्टर मुस्लिम है। अपनी प्रार्थनाओं में मुस्लिम प्रथाओं को ही वो शामिल करता है और दूसरी प्रथाओं को पूरी तरीके से ये क्रिटिसाइज करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने रीति रिवाजों में बहुत बेहतरीन तरीके से विश्वास रखता है और इस्लाम को अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानता है। तो धार्मिक कट्टरता इसके अंदर बहुत ज्यादा है। धार्मिक कट्टरता होने का अर्थ क्या ये है कि वो धर्मोन्मत्त है, अर्थात अपने धर्म को लेकर के अंधा है, पागल है। धर्मोन्मत्त होने का मतलब धर्म को लेकर के पागल होना, कट्टरपंथी की हद को पार कर देना। क्या वो ये है? तो इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ये धर्मोन्मत्त नहीं है, जिसमें से एक उदाहरण बहुत अच्छा है जो आप लिख सकते हो। उसके दरबार में तिलक नाम का एक मंत्री था, और ये तिलक मंत्री जो है वो हिंदू है, और ये हिंदू ही रहा। ऐसा नहीं कि इस्लाम में परिवर्तित करा करके इसको किया, मतलब लाया गया है। ये हिंदू होते हुए ही इसके दरबार में था। दूसरी बात यहां पर यह है कि इसके विपरीत भी कुछ पॉइंट्स हम लोगों को मिलते हैं। जैसे भारत में कई सारे जगहों पर जब इसने आक्रमण किया
तो कई सारे लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए इसने प्रेरित किया, ना करने पर उन्हें मार डाला गया या शहर छोड़ करके, जगह छोड़ कर जाने के लिए मजबूर किया गया। तो ये धर्म के प्रचार के अंतर्गत आ गया, ना कि धर्म की उन्मत्तता के अंतर्गत आया। धर्म की उन्मत्तता एक अलग चीज है। तो धर्मोन्मत्त जो है ये व्यक्ति नहीं माना जाता है। इसके दरबार में कई सारे हिंदू वगैरह थे। लालची बिल्कुल मान सकते हैं आप इसे, बहुत ही लालची है। और ये जो कुकृत्यों का इतिहास इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उसकी देन इसी लालच की ही वजह से है। ग्रीडी नेचर है इसका, उच्च दर्जे का लालची है ये। भारत पर उसके आक्रमण की लालसा, धन लिप्सा, यही कारण था। धन लिप्सा मतलब धन बटोरने की इच्छा। धन को बटोरने की इतनी इच्छा है इसकी कि जब ये मर रहा है तो इसने अपने नुमाइंदों से कहा है कि मेरी सारी दौलत ला करके मेरी आंखों के सामने रखो। उस सारी दौलत आंखों के सामने रखी जाती है, उन दौलतों को देखता है वो, और मरते हुए कहता है बड़े दुख की बात है कि मैं अपने धन दौलत से दूर हो रहा हूं। और वहां लोग खड़े हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सारे धन दौलत को मतलब ला करके बांटेगा ये। अभी उसने बंटवारा नहीं किया, मर गया लेकिन बांटा नहीं अपना पैसा उसने। शायद कि उसके मन के किसी कोने में विश्वास रहा हो कि मर के देखते हैं, हो सकता है कि चला जाए मेरे साथ, बांट के नहीं गया। तो लालच इस हद तक है कि मृत्यु तक धन का लालच है। तो जिसको मृत्यु तक धन का लालच हो उसके लिए तो फिर नीतियां बेकार ही हैं, तो इसलिए वो बर्बर है। स्वाभाविक है, मृत्यु के समय भी धन के अलग होने का उसको दुख था। तो ये तो हो गया एक प्रकार का कैरेक्टर आपको, कि थोड़ा पर्सनल चीजें हमने उसकी बता दी। अब अगर हम सैनिक के रूप में देखें तो वो कैसा है। महमूद एक असाधारण सेनापति है, योजना बनाने में निपुण है और उसे कार्यान्वित करने में पक्का इंसान था, और वह आयु भर भारत तथा केंद्रीय एशिया से लड़ता रहा। आपको क्यों नहीं यह लगता है कि 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया? तो क्या भारतीय राजाओं ने विरोध ही नहीं किया, परंतु वो हारते रहे। संगठित नहीं हो सकते थे वे भारतीय लोग, क्या हुए होंगे, लेकिन बावजूद उसके भी ये जीतता रहा है। तो इसका कारण यह है कि वो एक उच्च दर्जे का सेनापति और योजना बनाने में, युद्ध की नीतियों को निर्धारित करने में बहुत शातिर था ये। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक सैनिक के रूप में उसका बहुत ही अच्छा चरित्र है। अब उसका इस्तेमाल वो गलत तरीके से कर रहा है तो ये उसका दुर्भाग्य है, इतिहास उसे गलत तरीके से याद करेगा। सिकंदर की तरह कभी हार नहीं खाई और नेपोलियन की तरह बड़ा सफल होने वाला सेनापति सिद्ध हुआ है ये। उसने पुरानी सेना में कई जान डाल दी और कठोर शासन को से कमा लिया। यहां पर ये वाला जो उदाहरण है ना, सिकंदर और नेपोलियन वाला, ये देने से थोड़ी सी एक तो फ्रेजल टाइप की चीजें दिखती हैं आपको ये, और दूसरा मतलब इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन जब आप करते हो ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। एक आध वर्ड्स इस तरीके के आप रख सकते हो उसके सामने। शासक के रूप में देखा जाए तो प्रांत और उसके राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, ये ब्रेक रहेगा यहां पर, और हर एक के ऊपर राज्यपाल बैठा दिया। यानी कि शासन की ये प्रणाली जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ये उसी समय कर चुका था और किया था इसने। तो इससे समझ में आता है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि पूरी सत्ता अपने हाथ में रखने से अच्छा है कि अपनी सत्ता को इनके हाथ में डिवाइड करो और पूरी जनता के ऊपर अपना काबू रखने से अच्छा है जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर काबू रखो। वे प्रतिनिधि खुद ही अपने आप को बचाने के लिए बाकी जनता के ऊपर दबाव बना के रखेंगे तो इनडायरेक्टली हमारा प्रेशर रहेगा। तो ये काम उसने किया, राज्यपाल बैठाया। नासिर जैसे कुछ बड़े राज्यपाल दयावान और योग्य थे उसके दरबार में। न्यायशीलता, अगर हम न्यायशीलता की बात करते हैं तो न्यायशीलता महमूद का मतलब महमूद इसका प्रेमी है, लेकिन किसके प्रति? अपने दरबार के दरबारियों के प्रति, अपने राज्य के लोगों के प्रति। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्वानों का संरक्षक। विद्वानों का वो बहुत संरक्षक है। इसके दरबार में अलबरूनी है, इसके दरबार में उतबी है, इतिहासकार के रूप में जिसका इतिहास लिख रहा है। और महमूद के इतिहास का वर्णन हम लोगों को उतबी के इतिहास से बहुत ज्यादा मिलता है। उसकी जो तमाम सारी कहानियां महमूद की पढ़ते हैं वो उतबी के द्वारा लिखित इतिहास में ही है। अलबरूनी ने भी लिखा है। ठीक है, तो अलबरूनी है, अलबरूनी ऐसे भी लिखा जा सकता है, और फिरदौसी है, उतबी है, उतबी उतबी ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी ज्यादा हो गई, अलबरूनी।
तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरही, ये सब इसके क्या हैं? संरक्षक हैं, इसके दरबार में हैं। और इनफैक्ट ये कई बार कला और संगीत को खुद इन्वॉल्व होता है, संगीत सुनना पसंद करता है, संगीतज्ञों को कह सकते हैं कि धन दौलत देता है, तब जबकि उसको धन से स्वयं बहुत प्यार है, तब जबकि वो अपना धन के एक फूटी कौड़ी मरते दम तक किसी को नहीं दे रहा है, लेकिन काफी पैसा खर्चा करके इस तरीके के विद्वानों को अपने यहां रखता था। तो विद्वानों का संरक्षण हमको देखने को मिलता है। दिव्य दुल्हन नाम की एक बड़ी सी मस्जिद भी उसने बनवाई थी, और इतनी शानदार मस्जिद बनवाई थी कि लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। तो उसकी आर्किटेक्चर का जो प्रेम है, वो आर्किटेक्चर का प्रेम भी हमको इसके अंदर दिखाई देता है। तो शासक के रूप में हम कह सकते हैं कि उसका एक अच्छा मूल्यांकन है, अगर देखा जाए तो कोई खराब मूल्यांकन नहीं है। तो ये ओवरऑल आंसर आप इस तरीके का फ्रेम बना करके आप लिख सकते हो 200 शब्दों के अंतर्गत। ये मैंने सजेशंस दिए हैं, आपके अपने होने चाहिए, जो आंसर राइटिंग है वो अपने फॉर्मेट में आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है भारत पर मोहम्मद गोरी की विजय का वर्णन कीजिए। तो जब हम मोहम्मद गोरी की विजय का वर्णन करते हैं तो गजनवी के बाद गोरी आया है, आपको मालूम है, गिव एन अकाउंट ऑफ मोहम्मद गोरीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें भी हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इसका मूल प्रसंग क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रसंग में हमको यह समझ में आ रहा है कि मोहम्मद गोरी और उसकी भारत विजय के बारे में बताना है, और क्या बताना है, उसका वर्णन करना है, सिंपली जनरल वे में उसको डिटेल करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग तैयार होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि गोरी की विजय। तो गोरी की विजय में मुल्तान की विजय से शुरुआत करिए आप। गोरी और महमूद गजनवी में अंतर यह है कि महमूद गजनवी की हार भारत में आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गोरी की हार आपको देखने को मिलेगी। परंतु आपसे इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी प्रश्न आ सकता है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, उनकी विजयों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो उसमें आप सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दोनों बताएंगे। अनिलवाड़ा पे उसने चढ़ाई करी, पंजाब पर चढ़ाई करी, तराइन पर उसकी पहली लड़ाई हुई, तराइन पर दूसरी लड़ाई हुई, जयचंद पर उसने लड़ाई करी, उसके साथ कलिंजर विजय हुआ, और खोखरों के विरुद्ध युद्ध जो इसने किया है वो इसका अंतिम युद्ध भी है, और इसी कारण वो मारा भी गया है बाद में। तो ये पूरा का पूरा फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या रखा गया है, क्वेश्चन में रखा गया है मोहम्मद गोरी की विजय का वर्णन करना है। तो जितनी विजय आप जानते होंगे उतनी ज्यादा, अगर आप केवल 2 ही विजय जानते हैं तो 2 ही वर्णन करके आएंगे, क्योंकि ज्यादातर फेमस तो 2 से 3 विजय ही हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और उसके बाद जयचंद के साथ युद्ध। पर इतने से इतिहास नहीं बनेगा, तो सबको मालूम है। आप शुरुआत की कुछ युद्ध बताइए, 2-4 युद्ध और आप ऐड करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, इतना तो आपको पढ़ करके जाना ही पड़ेगा। जैसे मुल्तान और कच्छ की विजय की बात करते हैं, सबसे पहले वो मुल्तान पर आक्रमण करता है, और मुल्तान में उस समय मतलब किरमिथियन जाति के लोग रहते थे, उनको हरा देता है, और हरा करके वो कच्छ की ओर बढ़ जाता है। कच्छ को जीतने के लिए जो है उसने थोड़ी चाल चढ़ी है। कच्छ नहीं है, उच्च है, उच्च, बड़ा ऊ है, उच्च। उच्च को जीतने के लिए, उच्च का विजय करने के लिए वहां के राजा की जो पत्नी है उसको ये बहलाता फुसलाता है, और शासन उसके हाथ में देने की बात करके बाद में उसकी हत्या कर देता है। तो चालाकी दिखाते हुए उसने उच्च को भी अपने हाथ में ले लिया है। अनहिलवाड़ा जो कि गुजरात का हिस्सा है, 1175 पर उसने यहां पर आक्रमण किया है। गौरी ने अनहिलवाड़ा पर चढ़ाई करी और भीमदेव ने इसको बुरी तरीके से पराजित कर दिया, और इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि अगले 20 वर्षों तक ये गुजरात की तरफ मुंह उठा करके नहीं देखा। तब उसे लगा कि यार सिंध और ये गुजरात वाला जो एरिया है, इसके अलावा कोई दूसरा रूट अपनाना चाहिए, क्योंकि इधर से विजय संभव नहीं है। तब जाकर के पंजाब की तरफ वो 1176 से 66 तक वो यहां पर युद्ध लड़ता है। तो इस युद्ध का वर्णन आप बारी बारी से कर सकते हैं लगातार, इसमें जो कई सारे युद्ध हैं उसका वर्णन किया जा सकता है। और 1186 में उसने अंतिम बार जो है चढ़ाई करी और धोखे से खुसरो मलिक को पकड़ लिया, और इस प्रकार उसको सारे पंजाब को जीत लिया गया। खुसरो मलिक का इतिहास बता सकते हैं। पहले कहा था कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमको मारेंगे नहीं जान से। जब ये सहायता करने के लिए आया तो उसको बंदी बना करके अरब भेज दिया, और वहां उसको मार डाला गया। तो इस तरीके से ये इनिशियल स्टेज में पंजाब की विजय दिखा सकते हो। और तराइन का युद्ध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन भावनाओं में मत बह जाना।
क्योंकि आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है। आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानी लिखना यहाँ शुरू किया तो नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं वो एक्सीड हो जाएंगे आपके। तो बहुत सही तरीके से आपको इसको लिखना है। प्रथम युद्ध हुआ है मोहम्मद गोरी के खिलाफ ने, पृथ्वीराज चौहान ने ये युद्ध किया है। पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया, बुरी तरीके से इसे पराजित किया। हालांकि इसका बेटा जो है, भाई जो है पृथ्वीराज चौहान का, वो घायल हुआ है और उसके बाद वो एकदम पागल सा हो गया, उसने गोरी के ऊपर आक्रमण किया। गोरी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन उसके सिपाही उसको बचा करके भगा ले गए वहां से। तो ये तराइन के पहले युद्ध में बुरी तरीके से वो पराजित हुआ। लेकिन वो इतना अपमानित हुआ इस युद्ध के बाद कि वो बदला लेने की सोचता रहा बार बार, कैसे ना कैसे करके बदला लें। कुछ समय बाद आकर के उसने तराइन के किनारे फिर से डेरा डाल दिया और यहां के पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल चीजों को समझना शुरू किया। इस बार जब युद्ध तय हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने तमाम सारे राजपूत राजाओं से मिल करके युद्ध करने के लिए कहा और बहुत सारे राजपूत राजा जो है इसके साथ युद्ध करके लड़ने के लिए आए भी। लेकिन जो नहीं आया वो कौन था? वो था ये आपका जयचंद। गद्दारी कर गया, वादा करके गद्दारी कर गया वो। तो तराइन की दूसरी युद्ध कहा जाता है कि इसी गद्दारी के कारण वो हारे, इसीलिए गद्दार का नाम जयचंद रखा जाता है अपने यहाँ भारत में। तुम तो हमारे यहाँ जयचंद का काम करते हो, ऐसा बोला जाता है। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है वो 1,20,000 सैनिकों को लेकर पृथ्वीराज चौहान और उसके साथियों के साथ युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में पराजय हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। तो ये एक तरीके से रास्ता खुल जाता है दिल्ली में एंटर करने का, वरना ये भी वहीं पे सिंध और गुजरात में आक्रमण करता रहता और इस तरीके से उसकी भी कहानी खत्म हो जाती। जयचंद जिसने साथ दिया था दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का, गोरी ने इसको भी धोखा दिया, जैसे कि पीछे के तमाम सारे लोगों को धोखा देता रहा, वो इनको भी धोखा दिया। और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद पर चढ़ाई कर दी। फिर चंदावर जो है, जिसे चंदवाड़ा भी कहा जाता है, वहां पर उसे हराया और कन्नौज और बनारस जो इसके अधिकार में थे वो इससे ले लिया गया, ये मार डाला गया। फिर उसके बाद वो कलिंजर का युद्ध करते हैं। कलिंजर पर युद्ध करने के पश्चात आगे चल करके एक दो छोटे मोटे युद्ध और होते हैं और खोखरों से इनका बहुत ही शानदार युद्ध होता है। खोखरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है मोहम्मद गोरी ने और खोखर इसमें जो है पराजित हुए हैं। खोखरों को इसने पराजित कर दिया बुरी तरीके से। लेकिन जब खोखरों को पराजित किया तो पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया, केवल पराजित भर किया, दंडित किया एक तरीके से, क्योंकि इसके पहले जो युद्ध हुए थे उसमें खोखरों ने इसके खिलाफ, मोहम्मद गोरी के खिलाफ जो है वो साथ दिया था, तो उसी का दंड देने के लिए आया था ये। तो अब ये हुआ कि 1206 में गजनी से लौटते हुए वो धम्यक जगह पर रुका और वहीं पर धोखे से खोखरों ने इनके ऊपर चाकू से हत्या कर दी, इसकी मार डाला इसको। इस तरीके से इसका इतिहास भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। सो सिंपल सी बात यह है कि इसके विजय में इस तरीके के सारी विजयों की थोड़ी थोड़ी कहानी 3-3, 4-4 लाइन की आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका ये उत्तर एक अच्छा सा उत्तर बन सकता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न। अब बारी है आज के होमवर्क की आपकी। आप इन दोनों प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स हमको लिख करके भेजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों की सफलता के क्या कारण थे, जिसमें आपको यही वर्णन करना है कि पृथ्वीराज चौहान वाला युद्ध जो है वो क्यों हारे। फाइनली बेसिकली यही बताना है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, इसका वर्णन करना है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें यहां पर लिख करके भेजेंगे virad.dubey@studiiq.com या फिर viradDubey@gmail.com यहां पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं कि आप अपनी जो भी राइटिंग करिए उसको पीडीएफ में भेजिए। आज भी कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा और वो जो है पीडीएफ में ना भेज करके वो उसमें भेज दिया, तो जेपीजी में ना भेजिए, पीडीएफ में भेजिए, ठीक है। और आप हमें सोशल मीडिया पर यहां पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। मुलाकात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्टडी IQ PCS के टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, जिससे आपको तमाम सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।